So stability of complexes in solutions actually in solutions. इस सॉल्यूशंस में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है उस पर हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, आप लोग क्या समझते हो? व्हाट इज स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी क्या है? कैसे आप क्योंकि एक्चुअली जनरल टर्म में स्टेबिलिटी कुछ और है, कॉम्प्लेक्सेस के लिए लिया जाएगा तो स्टेबिलिटी कुछ और है। ठीक है ना, कल हम इस बात पर थोड़ी सी नहीं कर पाए थे चर्चा। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या है, क्योंकि स्टेबिलिटी को हम कई सारे तरीके से बता सकते हैं और उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्सेस के लिए। कारण क्या है कि कॉम्प्लेक्सेस को अगर आप देखोगे तो एक रीजन में कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा, दूसरे अगर रीजन में उसको मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट जो है वो हो सकता है। तो एक में तो वो स्टेबल है और दूसरे में स्टेबल नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है? ठीक है ना, वो हम बात नहीं कर सकते। इस वजह से हम इस स्टेबिलिटी को दो टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली दो टाइप की स्टेबिलिटी हम इन कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ते हैं। एक तरह की स्टेबिलिटी को हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। और दूसरी जो स्टेबिलिटी है वो जो हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स को हीट प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना, या लाइट प्रोवाइड करते हो, तो वो स्टेबल रहता है या नहीं रहता, उस पर अगर आप स्टडी करोगे तो उसे हम बोलेंगे कि सब वो थर्मली स्टेबल है या नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी कंपाउंड जो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो या तो किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, या वो ट्रांसफॉर्म अपने अंदर ही हो जाएगा। ठीक है ना, या तो वो खुद जो है कोई ना कोई आइसोमेरिज्म के थ्रू चेंज हो सकता है या किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करके और फिर किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और कब तक होगा वो? तब तक होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक, जिसमें ऐसा होता रहता है जैसे कि मान लो कि हमारे पास में अगर ये एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखो तो यहाँ इस तरह की स्थिति देखने को आपको मिलती है। ठीक है ना, कि ये एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेता है कि ये कॉम्प्लेक्स आयन अपने मेटल आयन और लिगेंड्स के अंदर टूट जाएगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ये रिएक्शन होती है, अगर रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगी तो ये लिगेंड इस मेटल आयन के साथ में रिएक्ट करके और वापस क्या बना लेंगे, ये कॉम्प्लेक्स आयन बना लेंगे। तो इस तरफ अगर हम जाएंगे तो इसे हम बोलेंगे क्या, डिसोशिएशन। यहाँ पर डिसोशिएशन कांस्टेंट आएगा। और अगर इस तरह से हम यहाँ पे बोलेंगे तो आएगी आपकी क्या, फॉर्मेशन कांस्टेंट, है ना, जो स्टेबिलिटी का। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो थर्मली का आपको मतलब समझ में आ गया कि थर्मली वो किस तरीके से, क्योंकि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है वो मेटल और लिगेंड इनकी बॉन्ड एनर्जी को अगर हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी वो होती है जब हम किसी को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो बॉन्ड जो है, ये जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए, है ना। और ब्रेक कब हम कर सकते हैं? जब हम उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करें। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे? जब हम उसको हीट प्रोवाइड करें या लाइट प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो हीट या लाइट किसी भी फॉर्म में अगर आप उसको एनर्जी देते हो, तो इसलिए यहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक होती है आपकी काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम तो स्टैब्लिश यहाँ पे भी होगा, लेकिन वो किस रेट से होता है, कितना रेट से, मतलब कितनी स्पीड से होगा, जल्दी स्टैब्लिश हो जाएगा या थोड़ा देर से होगा। और एक और चीज हम यहाँ पर स्टडी करते हैं जिसे हम बोलते हैं मैकेनिज्म, कि किस मैकेनिज्म के थ्रू उसने उस इक्विलिब्रियम को अटेन किया। ठीक है ना, तो ये दो टर्म हैं जिनको हम यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले जानते हैं।
या समझने की कोशिश करते हैं, एक तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और एक काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो इस वजह से जब हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे जब भी तो हम यहाँ पर जो जनरल टर्म है कॉम्प्लेक्स जो जिसे हम बोलते हैं स्टेबल है या अनस्टेबल है, अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे थे स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, तो यहाँ पर इन टर्म्स का इस्तेमाल हम नहीं करते फॉर कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर एक और जो टर्म है उसको हम इस्तेमाल करेंगे और उसे हम बोलेंगे क्या, इनर्ट या लेबाइल। ठीक है ना। तो अगर वो जो कंपाउंड है वो अगर ब्रेक हो जाता है अगर किसी तरीके से, तो उसे हम बोलेंगे वो है लेबाइल। और अगर वो नहीं होता है या रिएक्ट नहीं करता है तो उसे हम बोलेंगे इनर्ट। ठीक है ना। तो इस तरीके से बजाय यहाँ पर स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी इस टाइप की टर्म इस्तेमाल करने के, हम यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो लेबाइल और इनर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो लेबाइल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर लिगेंड्स जो है वो बहुत जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर ये लिगेंड, तो ये अगर इजीली हो जाता है, इजीली, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे लेबाइल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा हो जाएगा, इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये अनस्टेबल है, इसको हम बोलेंगे लेबाइल। और अगर ये मेटल और लिगेंड को अगर जब आप यहाँ पर किसी भी टाइप से हीट या किसी भी टाइप से कोई आप लाइट वगैरह अगर ये प्रोवाइड करते हो और अगर वो धीरे धीरे स्लोली हो या आसानी से ना हो, इसमें कन्वर्ट इस मेटल आयन और लिगेंड में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे इनर्ट। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अक्रिय। अक्रिय जो होता है वो धीरे 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 डिसॉल्व होता है, क्योंकि देखो कोई भी मेटल और लिगेंड है जो भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है कि आप वहां पे जब इसका सॉल्यूशन फॉर्म करोगे, जब आप इसको वाटर में एक्वा सॉल्यूशन भी मान लो अगर आप इसका बनाते हो, तो पूरी तरह से इनर्ट रहे वो जरूरी नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि थोड़ी सी ही क्वांटिटी के अंदर चाहे ये डिसोशिएट हो अपने आयंस में, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है ना, लेकिन होगा जरूर। ठीक है ना। चाहे वो स्लोली हो, बहुत कम क्वांटिटी में हो, लेकिन डिसोशिएशन होती जरूर है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी से डिसोशिएट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मेटल आयन और लिगेंड्स जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल और लिगेंड्स हैं उनमें कन्वर्ट ये हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस टर्म को, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में स्टेबल और या अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स ना यूज करके लेबाइल और इनर्ट टर्म्स को यूज करते हो। ठीक है ना। और आपको पता है कि जब भी ये मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे मेटल और लिगेंड के बीच में, तो आप जानते हो कि किस किस के बीच में, ये जो मेटल आयन है और ये जो लिगेंड है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स आयन बनते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, वो प्योरली कैसे होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना। और आयनिक नेचर के होंगे तो इसका मतलब ये है कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर ये मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, तो हम कह सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो कैसा है, वो इनर्ट कंपाउंड है। ठीक है ना। या वो स्टेबल कंपाउंड है, जिसे आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि स्टेबल और अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है ना। सो वो कॉम्प्लेक्सेस जो आसानी से डिसोशिएट नहीं होते, जिनमें मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा होती है, उनको आप यहाँ इस कैटेगरी में डाल सकते हो। ठीक है कि नहीं। सो इस तरह से कोई भी मेटल और लिगेंड, कोई भी मेटल और जो लिगेंड है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कॉम्प्लेक्स है और जब ये डिवाइड होगा, इसको जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन इसका फॉर्म करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो ये जो इसका डिसोशिएशन हुआ है, एक्चुअली इसका डिसोशिएशन को क्या बोलते हैं, अपघटन जो इसका हुआ है, ठीक है ना, वो अपघटन वो किस तरीके से इसको यहाँ पर हम दिखाएंगे, डिसोशिएशन कांस्टेंट से दिखाएंगे। और वो डिसोशिएशन कांस्टेंट को हम बोलते हैं के। और ये जो डिसोशिएशन कांस्टेंट है, ये कल हम बात कर रहे थे, वो आपकी प्रोडक्ट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन
और अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, इसका रेशो होता है, ठीक है ना। एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाता है क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब मान लो कि ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू कितनी आए कि हम इस कंपाउंड को इनर्ट या जो लेबाइल नाम जो हम दे रहे हैं या स्टेबल अनस्टेबल जो कह रहे हैं, वो किस तरीके से हम कह सकते हैं। तो देखो, अगर इस के की वैल्यू बहुत कम आए, लो, ठीक है ना, या लेसर, अगर इसकी वैल्यू बहुत कम आती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिसोशिएट नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। और जब इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ये कैसा है, इनर्ट है, ये उसमें रिएक्शन कर ही नहीं रहा वाटर के साथ में। जब हम इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं तब ये डिसोशिएट हो नहीं रहा। तो इसकी वैल्यू अगर लो आती है, के की वैल्यू, तो दिस कंपाउंड और दिस कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल और इनर्ट, ठीक है ना। ये आप यहां पर बता सकते हो, ठीक है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लो, इसी का ही, इसको आप क्या बोल दो, इसको आप बोल दो 1/k। लेकिन इसको 1/k बोलने से पहले मैं आपको इसी की रिवर्स रिएक्शन दिखाता हूँ। रिवर्स रिएक्शन क्या है, जैसे मान लो इस समय तो हमने क्या करवाया था, जो कॉम्प्लेक्स है उसको वाटर में डिसॉल्व करके उसको उसके आयंस में कन्वर्ट किया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेटल आयन लूं और कुछ लिगेंड्स लूं और इनको क्या कराऊं, आपस में रिएक्ट कराऊं, तो ये क्या बना देगा, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बना देगा। तो इसे हम बोलेंगे फॉर्मेशन। यहाँ पर तो डिसोसिएशन हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, इन आयन और इस मेटल आयन और इस लिगेंड के साथ में मिलकर के इस कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन हुई है। तो ये यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। वो आएगा क्या, फॉर्मेशन। अब ये जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगी, ठीक है, इसको किस तरीके से लेंगे, इसको आप ये कह सकते हो कि ये जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, जैसे आप बीटा बोल रहे हो, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका 1/k। और 1/k की वैल्यू है, तो यहाँ पर इसको भी आप रख दो, ये इसके लिए जब हमने यहाँ पहले देखा था यहाँ पे, तो ये क्या था, रिएक्टेंट था, लेकिन इस समय ये क्या है, प्रोडक्ट। तो हमारा होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो हम यहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो ये हमारे पास में वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एन एल एन, इसकी प्रोडक्ट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। और इसको हम बोलते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब इस बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, देखो के की वैल्यू हमने जब हम बात की तो हमने कहा था कि की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो है वो उतना ही स्टेबल होगा या इनर्ट होगा। लेकिन अगर यहां पर आप देखोगे तो यहाँ बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यहाँ बीटा की वैल्यू अगर हायर होती है, ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा होगा आपका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल बी इनर्ट और स्टेबल, ठीक है। सो बीटा की वैल्यू हम ले रहे हैं या के की वैल्यू ले रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंटल मेथड से कि वो जो कंपाउंड है वो किस तरीके का कंपाउंड वहां पर बन करके आएगा। क्लियर है। सो अगर बीटा की वैल्यू हायर है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो भी स्टेबल फॉर्म करता है या उसकी स्टेबिलिटी जो है वो हायर होती है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को लेते हो तो के की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड क्या होगा, हायर स्टेबल फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए किया क्या, एक्चुअली इसको निकालने के लिए किया ये कि हमने इसको एक एक करके देखा स्टेप वाइज, इसकी जो
फॉर्मेशन थी वो स्टेप वाइज देखी कि जैसे हमने यहाँ पर अभी तो लिख दिया था कि एम ने जो है वो एन नंबर ऑफ लिगेंड के साथ में रिएक्शन करके और ये कॉम्प्लेक्स बनाया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एक साथ नहीं बनता बल्कि स्टेप्स में बनता है, क्योंकि 1941 में जो बी जेरियम थे उन्होंने कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये स्टेप वाइज मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे कि पहले क्या होगा, मेटल इस लिगेंड के साथ में एक लिगेंड जो है उसके साथ में रिएक्ट करेगा और एमएल ये बनाएगा। इस समय जो इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उसे हम बोलेंगे बीटा 1। बाद में जो हमारे पास में एल एमएल बना है, इसका एक और लिगेंड इसके साथ में फिर रिएक्ट करेगा और इसकी वैल्यू ये जो आएगी उसको हम बीटा 2 और ये बन जाएगा ML2। और ये बाद में जो फिर ML2 जो बनेगा वो एक और लिगेंड के साथ में रिएक्ट करेगा, इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो आएगी वैल्यू वो बीटा 3 और ये बन जाएगा आपका ML3। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है इस मेटल की वो अटेन नहीं हो जाती। तो वो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि ML n-1 फिर एक और एल आके जुड़ जाएगा, इसको हम बीटा n बोलेंगे और ये हमारे पास में बन करके जो हम बनाना चाह रहे थे वो हमारे पास में बन करके आ जाता है। और इन सब की जो वैल्यू है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इसको आप एक साथ अगर आप ओवरऑल जो इसका फॉर्मेशन देखें तो ओवरऑल फॉर्मेशन क्या होगा? ओवरऑल फॉर्मेशन इसका ये होगा कि इसने एल लिगेंड के साथ में रिएक्ट किया और एम एल एन फॉर्म किया। इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? बीटा आएगी। ठीक है ना? सो ये जो बीटा है ओवरऑल ये क्या होगा? ये इन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट होता है। ये हमको जे गैरियम ने 1941 के अंदर बताया, इसका स्टेप वाइज जो मेटल और लिगेंड है उनका स्टेप वाइज फॉर्मेशन करके। ठीक है, आगे बात समझ में? कोई बोल नहीं रहा? तनु सर आ रहा है ना समझ में? यस सर आ रहा है। अच्छा ओके, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सभी लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई तो अब हम बात करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स की। अफेक्टिंग फैक्टर्स तो यहाँ पर है फैक्टर्स। हाँ जी, एक सेकेंड होल्ड करो बेटे, है।
तो बेटा हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उन पर हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है, मेटल और लिगेंड। ये दो जब आपस में मिलते हैं तो उनसे आप इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हो। ठीक है, अब जब इसको आप यहाँ पे फॉर्म करोगे तो इनकी दोनों की नेचर, चाहे वो मेटल हो चाहे वो लिगेंड हो, इनकी नेचर पर ये जो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पर दो चीजों पर हम इसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। एक तो देखेंगे नेचर ऑफ मेटल आयन कि मेटल आयन जो है उसका नेचर क्या है, और दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है आपका नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है ना, इन दो चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ मेटल आयन पर कि ये नेचर ऑफ मेटल आयन किस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल आयन के नेचर की। तो उसमें है चार्ज एंड साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो आपका मेटल आयन है उसका चार्ज और साइज क्या है। आपको पता है कि मेटल और लिगेंड जब पास में आएंगे तो इनके बीच में जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। अब ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स के लिए हमें यहाँ पर अगर हम मेटल आयन के चार्ज की बात करें और साइज की बात करें तो देखो जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज विल बी हायर, जो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और साइज जो है वो क्या होना चाहिए, साइज वो होना चाहिए स्मॉलर। अगर यहां पर हम स्मॉलर साइज का ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अगर कोई सेंट्रल मेटल आयन लेते हैं तो दैट विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मेरी बात समझ में आ गई? बीच बीच में बोलते रहा करो हाँ ना, मुझे लगता है मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, ओके, थैंक यू। सो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बात की कोबाल्ट 3+ और कोबाल्ट 2+, ये दो आयंस हमारे पास में प्रेजेंट हैं और इनके हम कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स स्टडी करना चाह रहे हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है 3+, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ठीक है, और ये दोनों जो है वो 6CN के साथ में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनेंगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास में बनेगा ये 3- और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास में बनेगा CN6 4-। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं कब, जब हम कोबाल्ट और 6CN की रिएक्शन कराते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि ये 2+ फॉर्म में है या 3+ फॉर्म में है। तो अगर वो 2+ फॉर्म में होगा तो ये वाला बनाएगा, और अगर वो 3+ फॉर्म में होगा तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म करेगा। अब कौन सा स्टेबल, ये वाला कंपाउंड स्टेबल है हमारे पास में हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3, और या फिर ये वाला स्टेबल है। अब दोनों के देखो नाम सेम रहेंगे लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट है ना। तो विच वन इज स्टेबल, वो स्टेबल होगा जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, और जिसके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हायर होगी। तो साइज तो देखो सब दोनों का क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है ना, क्योंकि CO2 3+ हो या CO2+ हो, बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पर साइज में नहीं पड़ने वाला, लेकिन चार्ज से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो चार्ज इसका ज्यादा है, इसलिए ये जो कंपाउंड है, जो CO3+ वाले जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे बजाय 2+ वाले के, ये होंगे लेस स्टेबल।
ठीक है, तो यहाँ पर कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? विच वन इज मोर स्टेबल, 3 माइनस वाला या ये जो 4 माइनस वाला है वो? दिस वन। ये जो कंपाउंड है, ये ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको आप और, हाँ इसको आप और यस दूसरे, सर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसको थोड़ा और अच्छे से सर समझते जो हैं। आप ये एग्जांपल दे रहे हैं ये, हेलो हाँ बेटा बोलो बोलो। सर, जो आपने ये एग्जांपल दिए ये दिए ना, ये कंडीशन होनी चाहिए जब नेचर ऑफ मेटल आयन हो गए। लिगेंड का तो बताया नहीं अभी हमने। अभी 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 जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ किस पर बात कर रहा हूँ? वो मैंने सिर्फ आपकी बात करी है मेटल। इस पर केवल लिगेंड के नेचर पर, ठीक है ना? अच्छा और जो सर, मैं, दूसरी, यस सर, ठीक। ठीक है ना, वो भी मैंने यस अभी सर। सिर्फ बात करी है इस पे, चार्ज पे। अभी साइज पे बात भी नहीं यस करी है। सर। अभी मैंने चार्ज पे बात की है कि चार्ज अगर ज्यादा होगा तो वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, चार्ज अगर उसका कम होगा तो वो लेस स्टेबल कंपाउंड फॉर्म लेस स्टेबल करेगा। होगा। अब अगर हम यस सर। साइज, बिल्कुल, ओके, अब अगर हम इसकी साइज की बात करें बेटे, अगर हम अब इसके साइज की बात करें तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास में अब हम जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको सेम रख लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक लेते हैं, बेरिलियम ले लिया हमने, है ना, ये मैग्नीशियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, और ये बैरियम ले लिया। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको मैं अगर दिखाऊं तो ये इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इन सभी की 2 है। और अगर इसका हम हाइड्रोक्सिल जो लिगेंड है उसके साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं या ट्रीटमेंट इसकी करवाते हैं तो ये इस तरीके का हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। अब आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल जो है वो क्या है, -1 चार्ज देता है, और बेरिलियम पर चार्ज है +2, तो +2 है, और इसमें एक -1 का ये चला गया तो इस पर चार्ज रह गया प्लस का। ऐसे ही सेम इस पर भी एक सिंगल प्लस का चार्ज रह गया, ऐसे ही सेम इस पर चार्ज रह गया, ऐसे ही सेम इस पर चार्ज रह गया। अब देखो, जितने भी हमने यहाँ पर मेटल लिए हैं, अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। चाहे वो बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो या बैरियम हो, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो। अगर हम इसके साइज की बात करें, इनके साइज की बात करें, तो इसका जो साइज आता है वो आता है तकरीबन 0.31 एंगस्ट्रॉम। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का जो साइज है वो आता है 0.65 एंगस्ट्रॉम। इसके कैल्शियम के अगर साइज की बात करें तो 0.99 एंगस्ट्रॉम, और अगर हम बेरियम के साइज की बात करें तो वो आता है 1.35 एंगस्ट्रॉम। तो ये साइज हम देख रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज आप इंक्रीज हो रहा है ना, देखो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी है? वो बिल्कुल सेम है, उसमें किसी टाइप का कोई चेंज नहीं हो रहा। और अगर आप अब इनके हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करें, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसको आप बीटा बोलते हो, इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए जो वैल्यू आती है बीटा की, वो आती है 10⁻⁷। अगर यहाँ बात करें तो ये आती है 120, अगर इसकी बात करें तो ये आती है 30, और इसकी बात करें तो आती है मात्र 4। तो देखो, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रही है 10⁻⁷। तो दिस वन इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। और ये जो है बेरियम का, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा लीस्ट स्टेबल। सर इसमें वाल लीकेज हो गया है तो गैस की प्रॉब्लम है, तो सर बता एक दो दिन में
नहीं, उसका तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। ओके। तो हम बात कर रहे थे चार्ज और साइज की। तो देखो हमने चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लिया कि चार्ज जिसका ज्यादा होगा वो स्टेबल ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेगा इस तरीके से। ऐसे ही हमने यहाँ पर बात कर ली कि जिस अगर यहाँ पे चार्ज हमने सबका सेम रख दिया और अगर इनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखा तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका है? उसका है जिसका साइज क्या है? सबसे छोटा है। तो देखो साइज इसका सबसे छोटा साइज है 0.31 एंगस्ट्रॉम, इसका साइज सबसे बड़ा है 1.35 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा और ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। केमिस्ट्री में ज्यादातर आप देखोगे कि कंडीशन चेंज होने पर या कुछ ऐसे एक्सेप्शंस जो है वो आपको हमेशा यहाँ पर देखने को मिलते ही रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दो एलिमेंट लें, सेंट्रल मेटल एटम, और इनको अगर आप EDTA के साथ में देखें, EDTA के साथ, ठीक है ना, जो एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट जो है इसके साथ में अगर आप देखें इसको, ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करेगा। इसको अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर देखो कि कौन पहले कौन आता है। अगर आप यहाँ पर देखो कि साइज जो है वो किसका, यहाँ ऊपर चलते हैं वापस थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसमें साइज किसका बड़ा है? कैल्शियम का। देखो कैल्शियम का जो साइज है वो है आपका 0.99 एंगस्ट्रॉम और मैग्नीशियम जो है उसका साइज है 0.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये इसका कैल्शियम का जो साइज है बड़ा है, तो इसको क्या होना चाहिए? लेस स्टेबल होना चाहिए। ये लेस स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये लेस स्टेबल नहीं होता बल्कि क्या होता है? मोर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। और इसको जो है वो मोर स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये ना करके ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये एक्सेप्शंस भी आपको यहाँ पर देखने को पर समझ में नहीं आया जो आपने अभी बताया लेस स्टेबल मोर स्टेबल का केस। कौन से वाला केस? कौन से वाला नहीं समझ में आया? ये जो मैंने बताए ये वाले समझ में नहीं आए या ये वाले समझ नहीं आए? ऊपर गया तो आगे जो आपने अभी दो बताए ना वे EDTA वाले। ओके, EDTA वाले समझ में नहीं आए, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपको कहा अभी कि साइज अगर स्मॉल होता है, स्मॉलर साइज और हायर चार्ज, ये जो कंपाउंड हैं ये बनते हैं स्टेबल। ठीक है, ये वाली बात तो समझ में आ गई आपके। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊं तो आगे अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में से किसका साइज छोटा है और किसका साइज बड़ा है? किसका साइज छोटा है? सर मैग्नीशियम का छोटा है और कैल्शियम का ज्यादा है। अच्छा, अब इसका साइज है छोटा, ये है स्मॉलर और ये है बिगर, यही है ना। अब ये स्मॉलर है तो इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। यस सर, वही तो जो आपने ऊपर बताया था उस। हाँ, लेकिन ये है एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस को क्या बोलते हो आप हिंदी में? पता नहीं सर। एक्सेप्शंस को बोलते हो आप कि हिंदी तो मुझे भी याद नहीं आ रही, क्या क्या बोलेंगे? क्या बेटा?
एक्सेप्शंस को क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद तो समझ में आता है कि जैसा होता है वैसा होना चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अपवाद। जैसे सूरज हमेशा कहां से निकलता है? पूरब से, ठीक है, और किसी दिन पश्चिम से निकल जाए तो हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर दिन जो है वो पश्चिम से निकला था, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज है क्योंकि वो एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ वो होते हैं जो कि कभी चेंज नहीं होते किन्हीं भी परिस्थितियों में, लेकिन रसायन शास्त्र के अंदर यूनिवर्सल लॉज जो हैं वो होते हैं, लेकिन कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वहां पर कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी बात समझ में आ गई? तो यस यहाँ पर सर, यस सर। तो यहाँ पर ये अपवाद है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जब EDTA के साथ में कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो छोटे साइज वाला जो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था वो ज्यादा स्टेबल ना होकर के लेस स्टेबल बनाता है, और जो बड़े साइज वाला लेस स्टेबल होना चाहिए था वो मोर स्टेबल फॉर्म करता है, ठीक है। यस सर। क्या इसके बाद एक और क्लास शेड्यूल कर लूं तुरंत, अगर आप लोग लेना यस चाहते हो सर, तो? कर लो। कर लूं? अभी ये बंद हो जाएगी 1-2 मिनट में, 1 आध मिनट में ही, तो मैं दूसरी क्लास। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। तो कल फिर हम इस पर और थोड़ी सी और बात करेंगे कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। आज जो हमने बात की है वो नेचर ऑफ मेटल्स पर बात की है कि मेटल आयन का नेचर कैसा होना चाहिए, साइज और शेप को लेकर के, कि साइज जो है और चार्ज जो है वो उसका बड़ा या छोटा होता है तो किस तरीके से चेंज यहाँ पर आता है। तो एक चीज और मैं यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ अगर ये एंड नहीं होती है तो। ओके, यहाँ पर एक होता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज रेडियस रेशियो। चार्ज रेडियस रेशियो मतलब कि कोई भी मेटल आयन आपके पास में प्रेजेंट हो उसका चार्ज कितना है, ठीक है ना, और उसका रेडियस कितना है, ठीक है ना। ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट